गई, उनके पैर को बिल्कुल, काटा यानी गया, जी उनके देखिए गर्दन- प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है यहाँ पर, सीधे रुक करते हैं। तथा 3 जुलाई की मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु एसएसपी कानपुर नगर द्वारा एसपी पश्चिमी एसपी आरए के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को एसओजी टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की
की जाएगी। पुलिस का असला बरामद नहीं हो पाया, कई गाँव पुलिस की गया तो दीवारों से मिलकर कर रहे, ये पुलिस का वेपन क्यों नहीं पाया? सवाल पूछता ही है ना कि यदि पुलिस वहाँ छापा डालती रही, बाद में मिल गया पुलिस को क्या खाना वगैरह बना क्या? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सरकारी है ना सर, दोनों पुलिस की सरकारी। इधर देख ले सर, इधर देख ले सर, सर एक बार देख ले। तो हम लोग सवाल पूछे? सवाल नहीं, जैसे सारे आप कहे सही है, तो इसमें तुलसी नाम की महिला गई थी जेल, अब पुलिस को 169 छुड़ाने भी जा रही थी, क्या जो भी कार्रवाई होगी नियम के अनुसार होगी और कानून के अनुसार होगी। आप ही कुछ बात कर रहे हैं, मतलब पहले ये कहा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाती है बाद में। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत यूपी पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एडीजी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अभी 11 आरोपियों की तलाश जारी है। इस बीच विकास दुबे के घर पर भी हथियार ढूंढने की कोशिश हुई, जिसके बाद अब जानकारी कि विकास के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद हुए हैं। हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत छोटी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यहाँ कोई बात नहीं कही गई, हालांकि इस बात की जानकारी दी गई कि 11 आरोपी हैं जिनकी तलाश जारी है, और उसके घर से क्या बरामद हुआ? देखिए, बिल्कुल डीजीएलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि पुलिस के साथ जिस तरह से बीभत्स घटना हुई थी उस पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये बात उन्होंने साफ कर दी कि जो पुलिस से लूटी गई थी AK-47 और 17 कारतूस मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के घर से बरामद हुई है, जबकि पुलिस की लूटी गई इंसास राइफल और कारतूस शशिकांत जो विकास दुबे का सहयोगी था उसके घर से बरामद हुई। और पुलिस अभी भी 11 से 12 लोगों की तलाश कर रही है। जो गुड्डन त्रिवेदी और 2 लोग महाराष्ट्र की ATF ने पकड़ा था, उन्हें पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ यानी यूपी आ रही है, जहां से उनसे पूछताछ की जाएगी। तो अभी भी जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है उसके लिए 60 टीमें बनाई गई थी अर्पिता, जिसकी लगातार दबिश दी जा रही। लगातार अपर मुख्य सचिव गृह और DGP मुख्यमंत्री को हर 24 घंटे पर एक बार इस पूरे मामले की रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि CM ने कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे 7-8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, लिहाजा उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब तक 6 अपराधी जो है विकास दुबे सहित मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि अभी भी 1 दर्जन लोगों की तलाश जारी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यूपी पुलिस की और इसमें ये बताया गया कि जो लूटे हुए जो हथियार थे वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुछ लोग हैं जिनको भी गिरफ्तार करना बाकी है। देखिए, अभी भी 11 लोगों की लिस्ट है जिनकी तलाश के लिए जो कानपुर पुलिस है, चाहे वो ATS हो, STF हो, सभी लगे हैं अपने अपने स्तर पर, क्योंकि जिस तरह से इन दुर्दांत अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और खुद हमने ये बताया था कि बउआ दुबे, जिसे इटावा पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, उसी ने CO देवेंद्र मिश्रा पर धारदार हथियार से हमला किया था, उनके पैर को काटा गया था। तो ये दुर्दांत अपराधी जो पहले से प्लानिंग कर रहे थे, और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि उस रात जिस रात पुलिस पर हमला किया गया था, पहले से ही वहाँ पर शराब की कई पेटियाँ वहाँ पर मंगाई गई थी और शराब पीकर उन लोगों ने हमला किया था। पूरी तरह से नशे में धुत होकर यह हमला किया गया था। हालांकि ये पूरी जानकारी पुलिस जो है जुटा रही है, और कई ऐसे सूत्र अभी भी हैं जो अलग अलग तरीके से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उस रात जो कुछ भी उस घर के अंदर हुआ, उस घर के बाहर हुआ, वो वाकई में बहुत खतरनाक था। और इसको लेकर अब STF जो है कई ऐसे उन गुर्गों के पास भी है जो विकास दुबे के बिल्कुल नज़दीकी थे और उन्हीं लोगों के साथ उस रात को मौजूद थे। और इसी वजह से अलग अलग इलाकों में लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जितने भी अपराधी हैं उनका ये माना जा रहा है कि वो सरेंडर हुए हैं या किसी रिश्तेदार के घर में छुपे हुए हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि उन तक पुलिस को पहुँचने में काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन उन अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है, जिस तरह से अभी भी जो AK-47 कानपुर पुलिस की लूटी गई थी, और
तो दीपक, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, हमारे साथ अजीत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अजीत, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा बताइए कि इसमें और क्या क्या ऐसी बातें लिखी गई हैं, और एक बार फिर से वो खून खौल रहा है, क्योंकि वो खून तब खौला जब 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद अब जब पता चला इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस कर्मियों की हत्या की गई, इसे सोचना भी काफ़ी खतरनाक लगता है और घटना को अंजाम देना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर डिप्टी एसपी को 4 गोली मारी जाती है अर्पिता, उनके सर में मारी जाती है, उनके सीने में मारी जाती है, 2 गोली पेट में मारी जाती है, उसके बाद उनके पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, तो ये अपने आप में इस बात से पता चल जाता है कि आखिर किस तरह के अपराधी थे, इनके अपराध करने की प्रकृति क्या था, इनके अपराध करने का तरीका क्या था। तो निश्चित तौर पर, और जो इसके अलावा जो और सिपाही हैं, जो और पुलिसकर्मी थे, उनको जो शहीद हुए थे 8, उनकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा डिटेल दी गई है। अगर आप बात करें कि जो सुल्तान सिपाही था उसको गोली मारी गई, इसके अलावा जो अन्य पुलिसकर्मी थे उनको 8 से 10 गोलियां मारी गई, 1-2 गोलियां नहीं बल्कि 8-8, 10-10 गोलियां एक पुलिसकर्मी को मारी गई। छत के ऊपर से AK-47 चलाई गई। अजीत, पता चला बहुत करीब से ये गोलियां मारी गई, धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ। शेष नारायण जी हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी आई नहीं, कितनी बेरहमी से किसी की हत्या हो। हमारे 8 पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, आज एक बार फिर से खून खौल रहा है। ये जिस तरह से उसने उसका पैर काटा है, मालूम है कि उसके पांव में गोली लगी थी, तो पुलिस ने उसे धमकी दी थी कि सबके पांव काटे। ये जो निष्ठा की सीमा उसने की है, और वो मतलब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने गए थे और वो हमला करने नहीं गए थे, उनका इतना सही नहीं थे, रूटीन के सही लेके गए थे, वहाँ को खाना पूरा बना रखा था। और इसको इन लोगों को इतनी सख्त नजीर बननी चाहिए, डेटरेंट होना चाहिए। इसलिए कहा था उसके बाद कत्ल करने के बाद इन 8 लोगों को कि हम ऐसी नजीर बना दे रहे हैं कि आने वाले वक्तों में कोई पुलिस वाला किसी भी बाहुबली के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये नजीर सेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पुलिस पे लाजिम है, हम पे एज ए सोसाइटी लाजिम है कि रावण का बस तो वापस तो होना ही पड़ेगा। ये रावण है, रावण से ज्यादा भी दुर्दान थे, और इसको इस तरह से इसने काम किया है, इसके साथ इसको जो सजा मिली है। और अभी सबको, और एक बात और, तमाम लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स और इसकी बात करते हैं, जरा उन लोगों के घरों में हो गए जो लड़के मारे गए हैं, जिन लोगों उनकी ह्यूमन राइट्स नहीं थे, उसको अपनी ड्यूटी कर रहे, क्योंकि इस क्रिमिनल को जब आतंक फैला हुआ था, आपने देखा था पुलिस जिंदाबाद और बिगरू गांव में जिस तरह के जश्न का माहौल है इसके मरने के बाद, तो इसको मरना तो था ही। अब ये कि नहीं साहब, और आज कहते हैं कानून जुडिशियल प्रोसेस ठीक है। जो आदमी, जिन आदमियों ने जिनसे झगड़ा करके ये मरा है, वो लोग भी तो संविधान की शपथ लेके ही गए थे। और ये नेता लोग जो प्रोटेक्ट करते हैं, आज मुख्तार अंसारी का आतंक है और कोई गवाह नहीं मिलता, इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। थाने में घुस के इसने एक मंत्री को मारा था, 2 पुलिस वालों को मारा था, तो किसी पुलिस वाले ने डर के मारे नहीं देखा। तो इस सिस्टम पे लाजिम है कि एक तो गवाहों की सुरक्षा का पक्का बंदोबस्त किया जाए, और दूसरा, योगी आदित्यनाथ के बारे में सब जानते हैं कि वो भ्रष्ट नहीं है। आमतौर पे नेताओं के बारे में होता है भ्रष्ट होते हैं, योगी के बारे में हर आदमी के विरोधी भी मानते हैं वो भ्रष्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आ रही हूँ। इसी बीच जब यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एडीजी प्रशांत कुमार ने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120 बी में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी।
अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये भी आरोप है कि बदला लेने की नियत से इन पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। बदला आखिरकार क्यों? देखिए, बिल्कुल विकास दुबे ने जिस दिन हत्या हुई उस दिन किसी सिपाही से उसने फ़ोन पर कहा था कि जो लोग वापस आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे, यानी वो पहले से ही मारने की नीयत से बैठा। तो अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करें तो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। सारी की सारी गोलियां जो पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारी गई, यानी सटा कर मारी गई। अगर किसी पुलिसकर्मी को गोली लगी, वो गिर गया, तो सारे अपराधी उसके पास पहुंच गए और सटा के गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स भी दंग रह गए कि शरीर के अंदर गोलियों के कई टुकड़े हो गए। आदमी के टुकड़े होने छोड़िए, गोलियों के टुकड़े हो गए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक गोली एक ही जगह पे मारी गई, जिसकी वजह से गोलियों के टुकड़े। अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को बताती है कि सिर हो, चेहरे हो, हाथ हैं, पैर हैं, सीने और पेट पर लगातार गोलियां दागी गई। इतना ही नहीं, जो पुलिसकर्मी है ज़्यादातर जो उनके टुकड़े मिले हैं शरीर के अंदर, जो गोलियों के टुकड़े मिले हैं, यानी गोली अंदर जाके टकरा के कई टुकड़े हो गई, क्योंकि गोलियां गोलियों से टकराई। उनको परीक्षण के लिए अलग से डॉक्टरों ने भेजा है। तो ये जो हत्याकांड है, निश्चित तौर पर काफ़ी दुर्दांत तरीके से इन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा था। हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस डॉक्टर ने की, उससे अगर जो बात हो रही थी उसके साफ तौर पर कहना था कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं, किस तरीके से भी हत्या की जाती है कि गोलियों के टुकड़े हो जाएं शरीर में, कुछ गोलियां बाहर, कुछ गोलियां शरीर के अंदर, और गोलियों को कई टुकड़े, एक गोली के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, उसको भी परीक्षण के लिए भेजा गया कि आखिर गोलियों के टुकड़े कैसे हुए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का अपराधी था और ये अपराध किस तरीके से अंजाम देता था। हालांकि उसके घर से AK-47 बरामद हुई, कारतूस बरामद हुआ। उसके जो सहयोगी हैं शशिकांत, उनके घर से इंसास राइफल बरामद हुई, जो ADG एलो कह रहे थे। 11 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया यूपी पुलिस की तरफ से। और इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के CM की तरफ से फिर एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस को हरी झंडी दी गई और इनकाउंटर, जो योगी सरकार की इनकाउंटर पॉलिसी थी, फिर वो लगातार जारी है। लगातार मुठभेड़ों का सिलसिला चल रहा। हालांकि जो गुड्डन त्रिवेदी था, जिसे महाराष्ट्र ATF ने पकड़ा था, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस STF ला रहे ट्रांजिट रिमांड पर। आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने कि किस तरीके से लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जिन लोगों को रिमांड पर लिया जा रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। न तो छोड़ा जाएगा। और भी अभियुक्त आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा, साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, राहुल तिवारी कहाँ है? उसका कोई पता नहीं चल रहा। नहीं, राहुल तिवारी यहाँ पर मौजूद है। वो पुलिस से मिल चुका है, जो उस केस का वादी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रेस में डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। घर वाले चाहेंगे नियमानुसार उसकी कॉपी लेंगे और विवेचना में उसको शामिल किया जाएगा। से पूछताछ हो रही, कहाँ तक पहुंची पूछताछ, क्या उसका रोल निकल के आ रहा था? इसके बारे में SIT का गठन शासन के द्वारा किया जा चुका है, जिसका बहुत ही बड़ा वृहद दायरा है। आगे की कार्रवाई SIT करेगी। ठीक है। कोरोना को कब तक रिहा किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना सर? इसी संबंध में कोई टाइमलाइन अभी नहीं दिया जा सकता। यह स्थानीय विवेचक अपने विवेचना में जिस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई। रोल ADG प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल 11 जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। और अभी अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हथियार लूटा गया था पुलिस से, वो बरामद कर लिया गया है। AK-47 और 17 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब सवाल ये भी कि जो पुलिस वाले हैं 44, उन पर क्या कार्रवाई होगी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज दीपक की आवाज सही से नहीं आ रही है। एक बार फिर से कनेक्ट दीपक आपसे करेंगे। लेकिन अजीत है, अजीत, मेरा यही सवाल कि आखिरकार ये कार्रवाई जो होनी है वो कार्रवाई कब होगी? देखिए, बिल्कुल अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई बाकी है, जिसमें 200 ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो पुलिस के रडार पर थे, जिनके मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए थे। कई की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों का निलंबन हुआ। जो IPF थे आनंद देव, उनको उनके पद से हटाया गया। SIT की जांच की जा रही। तो अभी भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ बाकी हैं। और एक सवाल और, विकास दुबे की इनकाउंटर के बाद बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोस्ट थे जिनके राज विकास दुबे के पास थे, जो दफन हो गए, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है अर्पिता की, यूपी पुलिस और STF की पूछताछ में उसने कई सफ़ेद पेशों के नाम बताए थे। उसके जो काले कारोबार हैं, किसकी सरपरस्ती में चलते
होते हैं, काला साम्राज्य बनाने में किन किन लोगों ने उसका सहयोग किया था, इन सब के बारे में उसने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मोबाइल के व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए बात की थी उज्जैन में, तो कई सारे सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब उसने दिया था। और कानपुर आने तक, उसके भागने तक, मुठभेड़ में मारे जाने तक कई सारे सवालों का जवाब उसने दिया था जो एसआईटी और यूपी एसटीएफ के पास है। तो अभी बहुत सारे लोगों की जो रडार पर है पुलिस, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफेद पोस्ट नेता हो, उन सब की अभी उनकी जो मॉनिटरिंग है वो सरकार की तरफ से, यूपी एसटीएफ की तरफ से की जा रही। निश्चित तौर पर मानिए कि आने वाले वक्त में कई सफेद पोस्ट नेताओं और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी, क्योंकि इस घटना के पीछे वाकई यानी अब अगर ऐसे ही जांच आगे बढ़ती जाएगी तो कई और नामों के खुलासे होंगे। शेषनारायण जी, नहीं, ये तो होगा ही। अजीत का लखनऊ में तमाम, अगर उसने, और देखिए एक बात ये है, उसका बताना जरूरी है। तो सारा चीज जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल पे होता है, उसके कॉल रिकॉर्ड, उसके धंधे, उसके बिजनेस, जो लोग उसके साथी थे और जो बचे हुए हैं, सारे लोग सब बयान देंगे, उसके घर वाले बयान देंगे। और दूसरा ये है कि लखनऊ शहर में अजीत वहां रहते हैं और वहां पे इस वक्त आतंक है। जो लोग जरा सा भी विकास दुबे के जब शादी ब्याह में आए गए थे, वो लोग अपनी नौकरी को लेकर परेशान है। कुछ नेता वेता भी हैं जो भी उसके चक्कर में है। तो ऐसा नहीं है। और योगी तो पर्सनली उनका कोई दांव पे है ही नहीं है, तो इसलिए वो इन सबको दुरुस्त करेंगे, आप चिंता न करिए। बिल्कुल। और ये कि नहीं साहब उसने छुपा लिया राज, तो राजवाद नहीं। बिल्कुल शेषनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर में पुलिस से लूटे गए हथियार विकास दुबे के घर से बरामद हुए। कानपुर में शहीद 8 पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया। देश में कोरोना मामले बढ़कर 9 लाख के पार हो गए। राहुल गांधी ने इस हफ्ते कोरोना मामले 10 लाख के पार हो जाने का अंदेशा जताया। खबर है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के सामने अशोक गहलोत को हटाने की मांग रखी है। राजस्थान में आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जयपुर में होटल में कांग्रेस विधायक कसरत करते दिखाई दिए। सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस विधायक गुरुग्राम के एक होटल में रुके। राजस्थान में सियासी संकट के लिए शिवसेना ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की आज फिर बैठक होगी। पीएम केपी शर्मा ओली ने राम को नेपाल का बताया। बीजेपी विधायक का फंदे से शव लटका मिलने के बाद बीजेपी ने उत्तर बंगाल में बंद बुलाया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूरे बिहार में फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार। दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक एलएनजेपी अस्पताल में आज से खुलेगा। WHO ने कोरोना वायरस पर हालात और बद से बदतर होने की चेतावनी दी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के पार पहुंची। विशाखापट्टनम में दवा बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सारा अली का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला। और अब बात राजस्थान में जारी सियासी खींचतान की, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक है। 10 बजे ये बैठक शुरू होनी है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। विधायकों की ये बैठक 10 बजे शुरू होनी थी और खबर है कि इस बैठक के बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कुछ खास मंत्रियों के अलावा अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल गहलोत के समर्थक सभी विधायक इस समय एक होटल में मौजूद हैं। इससे पहले ये जानकारी जो मिल रही है कि जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू अभी फिलहाल नहीं हुई है। ये मुलाकात का दौर जरूर चल रहा है। अजय माकन, क्योंकि जो 3 लोग भेजे गए थे दिल्ली से राजस्थान स्थिति को देखने और भांपने के लिए, उनके साथ गहलोत फिलहाल आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये दूसरा दिन है जब आज फिर से विधायकों को बुलाया गया है। वो विधायक जो पायलट के समर्थक हैं, इसमें पायलट को भी न्योता दिया गया है कि अपनी बात यहां पर आकर रखी जा सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर प्रजातंत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनमत की नीलामी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। वहां काफी अधिक, लगभग 30 से ज्यादा लोगों में, विधायकों में कमी है। तो वहां मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो
अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे, और जहाँ चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी सत्ता के लिए जोड़तोड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों में गड़बड़ी कर रही है। देखिए, कोई इसमें संदेह, अगर कोई अंधा भी हो या बहरा भी हो तो वो भी इसमें संदेह नहीं करेगा कि बीजेपी की आज पहचान हो गई है। गोवा से लेके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश, अब राजस्थान। यद्यपि असहमतियां हैं, मतभेद और मनभेद है, लेकिन उनका आर्थिक रूप से, भ्रष्टाचारी रूप से, गलत, मूल अनैतिक रूप से दुरुपयोग करना, उसकी चाल, चरित्र और पहचान हो गई है बीजेपी। उसका एक पर्यायवाची शब्द हो गया है बीजेपी। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सचिन पायलट को पार्टी न छोड़ने की सलाह दी और उम्मीद जताई कि असंतुष्ट नेताओं को मना लिया जाएगा। जहां तक राजस्थान के घटनाक्रम का सवाल है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट देकर सरकार को बिठाया। जो भी असंतुष्ट है उनको भी पार्टी हाईकमान ने कहा कि आप आओ, आपके लिए दरवाजे खुले, आप हमसे बात करो, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या शिकायत है, वो पार्टी हाईकमान के सामने रखो। सरकार थी मनमोहन सिंह जी में, सबको मंत्री बनाया गया, इंडिपेंडेंट चार्ज का मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद जब वहां से सरकार चली गई तो उन सबको पार्टी पद दिए गए, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को वर्किंग कमेटी में। तो ऐसा नहीं कि उनका कभी कोई उपेक्षा हुई, हमेशा लगातार पद मिले। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया और कहा कि ये सरकार 3 साल नहीं चल पाएगी। एक तरफ सचिन जी पायलट कह रहे हैं कि मेरे पास में 30 विधायक है, और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मेरे पास में 107 विधायक है। अब वो उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें किसके पास कितना है वो तो कांग्रेस पार्टी का विषय है, और वो उनका आपस में ही एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इनको जनता की परवाह नहीं है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये जब से राजस्थान में सरकार बनी है तब से इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब 11 बजे विधायकों की ये बैठक होगी। 10 बजे हालांकि होनी थी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें 3 जो लोग पहुंचे थे दिल्ली से, उनसे आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। हालांकि विक्ट्री का साइन जरूर वहां पर दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या ये इससे ये माना जाए कि जो लोग नाराज हैं, सचिन पायलट और उनके जो समर्थक विधायक हैं, क्या उनको भी मना लिया जाएगा? कवायद क्या चल रही है? क्योंकि ये भी खबर बीच में सामने आई कि उनसे राहुल गांधी ने भी बात किया सचिन पायलट से, प्रियंका गांधी बात कर चुकी हैं, पी चिदम्बरम बात कर चुके हैं, जो ज्यादातर बात नहीं करते, बावजूद उसके उन्होंने मनाने की कोशिश सचिन पायलट को की है। इसी बीच ये भी खबर कि सचिन पायलट चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए, या फिर उनके जो समर्थन के लोग हैं उनको मुख्यमंत्री उनमें से किसी को चुना जाए। ये खबर भी सामने आई, लेकिन पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है। इस बीच तमाम ये बातें सामने आ रही हैं। 11 बजे भी विधायकों की बैठक होगी, और जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं वो फिलहाल गुरुग्राम में मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है कि वहां से अभी कोई निकला नहीं है, बगावती सुर भी दिखने लग गए, क्योंकि कल तक कोई खबर ऐसी नहीं आई थी। जो विधायक थे जो पायलट का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कुछ बात खुलकर नहीं कही थी, लेकिन अब ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके भी ये बात खुलकर कही जा रही है कि जहां हक की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो आपको आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन कल के बाद आज ये दूसरी बार ये बैठक बुलाना, और जिसमें सचिन पायलट को भी न्योता देना, सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनको भी न्योता देना, ये दरअसल एक तरफ से ये भी दिखा रहा है कि थोड़ी सी नरम ये राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब कोशिश हो रही, क्योंकि कल तक ये कोशिश दिख रही थी कि सरकार को बचाने की कोशिश चल रही है कि किसी तरह सरकार को बचाया जाए, लेकिन अब शायद ये कोशिश इस तरफ भी दिख रही है कि सचिन पायलट को भी कैसे भी मनाकर अपने खेमे में ले आया जाए। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। भवानी, ये हाई लेवल मीटिंग अचानक से क्यों? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने ये आ रही है कि
कई सारी दिक्कत है। सचिन पायलट को बुलाया गया, सचिन पायलट नहीं आ रहे हैं, ये लगभग तय 10 बजे मीटिंग होनी थी, वो नहीं हो रही है। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि इसका रास्ता क्या निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है अशोक गहलोत के सामने कि अब ये सवाल बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है कि वो अल्पमत के अंदर है। तो अब ये देखना होगा कि बहुमत साबित करने की अगर स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे, क्या विधायकों को राजभवन ले जाया जाएगा, उसके लिए क्या जाएगा या इंतज़ार किया जाएगा, और आगे की रणनीति क्या हो सकती है, किस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है। सचिन पायलट के समर्थकों से बात हुई है, मुख्यमंत्री बदलने के सिवाय वो किसी भी और बात पर राज़ी नहीं है। वो सीधी इनकी एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री बदला जाए, अगर पार्टी इसके लिए तैयार है तो उसके बाद में बात करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर अभी ये लग रहा है कि कोई पैचअप की जो गुंजाइश थी वो लगभग लगातार कम होती जा रही है। इसलिए अब सेकेंड स्टेप्स क्या होगा। दूसरी ये है कि क्या एक मंथन चल रहा है, कुछ जो समर्थक विधायक है अशोक गहलोत के, वो ये भी प्रेशर बना रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। तो एक्शन लेने को लेकर पार्टी हिचक रही है, वो सोच रही है कि सचिन पायलट इससे पहले कोई स्टेप्स उठाए तो उसके बाद में कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि नहीं तो लगता है कि सचिन पायलट के साथ में सिंपैथी जाएगी। और सचिन पायलट भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये कोई फैसला ले, उनको लेकर कोई फैसला ले। अगर सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़े होगी। तमाम तरह की दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है इस वक्त, जिस तरीके के जो गेम है वो आजमाए जा रहे हैं। इसलिए हाई लेवल मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी ये आगे की रणनीति अब यहाँ पर तय हो रही है। 10 बजे बैठक ये होनी थी, फिलहाल अब जो जानकारी मिल रही है 11 बजे ये बैठक हो रही है, और ऐसा भी मुमकिन है कि 11 बजे से ऊपर भी, यानी वक्त और ज्यादा भी लग सकता है। आगे की रणनीति क्या बनती है उस पर वो तय करेंगे। लेकिन इसी बीच जो जानकारी मिल रही है कि जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं वो गुरुग्राम में है, और वहां होटल के बाहर भी हमारे सहयोगी मौजूद है। कोई हलचल फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अभी कोई विधायक वहां से जाने के मूड में जयपुर नजर नहीं आ रहा है। दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं कि पायलट के साथ कौन से वो 21 विधायक हैं। भंवरलाल शर्मा जो कि चूरू से हैं, गजराज खटाड़ा, ये तमाम नाम, ये 21 विधायक जो ये बताए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के खेमे के हैं। और पहले ये खबर आ रही थी कि क्या जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ ही जाएंगे। अब जो स्थिति दिख रही है कि ये 21 विधायक फिलहाल की स्थिति के हिसाब से वो सचिन पायलट का ही साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें से गौर करने वाली बात ये भी कि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अभी अपना पत्ता ही नहीं खोल रहे हैं, यानी वो कहां जाएंगे, वो गहलोत के साथ रहेंगे या सचिन पायलट के साथ जाएंगे, ये तय नहीं कर रहे हैं। वो भाप रहे हैं कि अभी स्थिति वहां बनती क्या, और उसके बाद वो तय करेंगे कि उनको जाना कहां है। वहीं पायलट के साथ कांग्रेस के बड़े चेहरे कौन कौन से हैं। हेमाराम चौधरी जो कि 6 बार विधायक चुने गए हैं, वो उनके साथ हैं। अगर वो जाते हैं तो ये विधायक भी छटकेंगे। और पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है हेमाराम चौधरी, और समर्थक है ये पायलट के, तो पायलट के साथ ये हैं। अगर केवल पायलट के जाने का झटका कांग्रेस पार्टी को नहीं लगेगा, ये बड़े चेहरे भी हैं जिनके जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और इसी के साथ साथ दीपेंद्र सिंह जो कि 4 बार विधायक चुने गए हैं, वो भी फिलहाल सचिन पायलट के ही खेमे के हैं, और एक झटका कांग्रेस को जरूर। कांग्रेस की समन्वय समिति के सदस्य हैं और ये भी पायलट का ही साथ दे रहे हैं, यानी ये बड़े चेहरे जिनके जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ और बड़े चेहरे जैसे विश्वेंद्र सिंह जो कि गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पायलट खेमे में हैं। और ऐसे में ये बड़े चेहरे जो कि पायलट खेमे में हैं, और आगे अगर अभी की स्थिति को छोड़ दें, हालांकि अभी अपनी सरकार अगर बचा भी लेते हैं गहलोत, तो आगे की, क्योंकि जमीनी लोग हैं, जमीनी कार्यकर्ता नेता हैं, और अगर ये टूटते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भविष्य में आने वाले चुनाव में और मुश्किल सामने आएगी। और ये बात भी कांग्रेस समझ रही है, और इसीलिए आज दूसरा दिन जब दरवाजा खुला होने के बाद कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। रमेश मीणा जो कि गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पार्टी के बड़े आदिवासी नेता हैं, तो ये एक तबका भी छिटक सकता है इनके जाने के साथ साथ। और मुकेश भाकर जो कि राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टी का प्रभावशाली युवा चेहरा है, ये युवा चेहरा भी खिसक सकता है, ये भी छोड़ सकता है साथ। राकेश पारिख जो कि राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं, वो भी पायलट के साथ हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जाता है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, कुल मिलाकर स्थिति तो ये दिख रही है कि अगर सचिन पायलट जाते हैं तो न सिर्फ सचिन पायलट जैसा बड़ा चेहरा, बाकी बहुत सारे बड़े चेहरे जो हैं राजस्थान के, वो भी छटकेंगे। देखिए, सचिन पायलट अकेले नहीं हैं और पार्टी भी ये मान रही है, अशोक गहलोत का खेमा भी और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से, वो भी मान रहे हैं कि सचिन पायलट के पास 16 से लेकर 20 तक विधायक हैं। तो नहीं चाहती पार्टी, क्योंकि अगर ये 20 विधायक चले जाते हैं तो पार्टी के जो बहुमत का आंकड़ा है वो काफ़ी
काफ़ी पतला, काफ़ी छोटा हो जाएगा और ऐसे में सरकार चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन पार्टी यहाँ पर है और उनको बखूबी मालूम है अशोक गहलोत को कि बीजेपी अक्सर कोशिश करेगी उनकी सरकार गिराने की, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इतना ज़्यादा लचीलापन दिखा रहा है सचिन पायलट के मामले में। आप सोचिए कि राहुल गांधी से 1 बार बात हुई, प्रियंका गांधी 4 बार बात कर चुकी, अहमद पटेल 15 बार, पी चिदम्बरम भी 6 बार बात कर चुके, वेणुगोपाल बात कर चुके। जब तक ये बातचीत फेल नहीं होती है तब तक सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके जो समर्थक विधायक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें। सचिन पायलट अगर चाहते हैं तो उनको एक आध और मंत्रालय, रसूखदार मंत्रालय दे दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष भी वही बने रहें, केंद्र में कोई भूमिका चाहते हैं तो उनको दे दिया जाए, या एक आध और मंत्री अपने कोटे से बनवाना चाहते हो विधायकों में से तो वो भी पार्टी मानने को तैयार है। यानी केंद्र को यह देखना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों राजस्थान में पार्टी के साथ रहें, ताकि आने वाले दिनों में विधानसभा, लोकसभा जो भी चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, पार्टी कम से कम राजस्थान में दिखे। उनको डर यह है केंद्रीय नेतृत्व को कि सचिन पायलट, सिर्फ सचिन पायलट नहीं जा रहे हैं, उनके साथ क्षेत्रीय कई विधायक भी जा रहे हैं जिनका रसूख अपने क्षेत्रों में है। साथ ही साथ गुर्जर वोट बैंक एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है राजस्थान के अंदर, वो चला जाए। और सबसे बड़ा परसेप्शन की लड़ाई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं संभाल पाए, सचिन पायलट को नहीं संभाल पाए। आप याद करिए कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष की अगर बात चलती थी तो कभी सचिन का नाम आता था और कभी ज्योतिरादित्य का नाम आता था। तो एक परसेप्शन की लड़ाई राहुल गांधी के लिए भी है कि क्यों युवा सारे पार्टी से असंतोष में हैं या छोड़ के चले जा रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में अशोक तंवर को जाना पड़ा, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में, आप यहाँ देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देखिए। तो युवाओं को पार्टी के साथ जोड़े रखना, उनको रोक के रखना एक प्राथमिकता है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी चाहती कि हाउस डिवाइडेड न हो, उसका बंटवारा न हो और अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट दोनों मिलकर के काम करें। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सचिन पायलट ने दो टूक अंदाज में कहा कि अशोक गहलोत के साथ काम करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। और यही मुश्किल का सबब है कि दोनों तरफ से एक तरह से पॉलिटिकल फिलर्स भेजे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि 24 घंटे के अंदर दोबारा जो है बिल्कुल, यानी अगर मैं रोक रही हूँ आपको, इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान में जारी सियासी खींचतान पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। खबर है कि सचिन पायलट को बीजेपी में लिए जाने के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं में देर शाम तक काफी देर तक मंथन चला है और ये मंथन का दौर शुरू हो चुका है बीजेपी में भी। हालांकि बीजेपी पहले शुरू से ही राजस्थान पर नजर बनाए हुई थी, जो सियासी खींचतान वहां पर चल रहा था वहां बीजेपी नजर बनाए हुई थी। और खबर यह है कि सचिन पायलट को बीजेपी में लिया जाना है या नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं में देर शाम काफी देर तक मंथन चला। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, यानी अब बीजेपी ये मंथन कर रही है कि सचिन पायलट को ले लें अपने खेमे में या नहीं? देखिए, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि पहली दो चीजें इसमें साफ हो गई हैं कि बीजेपी पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह बनाए हुए है। बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर वहां राजनीतिक घटनाक्रम होता है, विधायक टूटते हैं, तो बीजेपी राजनीति के मैदान में पीछे नहीं हटेगी। तीसरी बात बीजेपी ने कहा था कि अशोक गहलोत के पास सिर्फ 84 का समर्थन है, इसलिए फ्लोर टेस्ट करवाएं। इस तीनों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सचिन पायलट का वापस नहीं जाना यही जताता है कि कहीं ना कहीं से उन्हें ये समर्थन मिल रहा है। इसलिए बीजेपी लगातार पैनी निगाह लगाए हुए है और बीजेपी के शीर्ष नेता पूरे घटनाक्रम पर मंथन कर रहे हैं लगातार। और सचिन पायलट दिल्ली में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी संख्या बढ़े और बीजेपी कम से कम बीजेपी का समर्थन लेकर बात आगे बढ़े।